नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार आज आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कहने का मतलब है जो अपना बुकलेट का पेज नंबर 10, यानी जो हमने बुकलेट आप लोगों को वितरित की थी, उस बुकलेट का आज हम पृष्ठ क्रमांक 10 यानी पेज नंबर 10 की चर्चा करेंगे। और पेज नंबर 10 में जो दी हुई हैं वो हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो में अपन लोग व्यक्तित्व मापन की विधियों पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय प्रतिभागियों, मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत हम पूरे कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों की। तो क्या किस पर चर्चा करेंगे? व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ यानी कहने का मतलब है व्यक्तित्व मापन में हम यानी मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मापन जो सिलेबस में दिया हुआ है, इस सिलेबस के अंतर्गत आज हम इसकी विधियों पर चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां, तो प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, इन विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी यह विधियां दो प्रकार की होती हैं। एक विधियां तो ऐसी हैं कि जिनमें कुछ सामग्री प्रस्तुत की जाए, यानी कुल मिलाकर के मैं आपको लिख कर के समझाने का प्रयास करूंगा। व्यक्तित्व मापन की विधियां कितने प्रकार की हैं? व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की हैं। पहली विधियां हैं जिनका नाम है प्रक्षेपी विधियां या फिर मैं बोलूं तो प्रक्षेपण विधियां। पहली विधि है प्रक्षेपण विधियां या प्रक्षेपी विधियां। दूसरी विधि है जिनका नाम है अप्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां या अप्रक्षेपण विधियां, अप्रक्षेपण विधियां, या फिर इनको हम निरप्रक्षेपण विधियां भी कहते हैं। कौन सी विधियां भी कहते हैं? निरप्रक्षेपण विधियां भी कहते हैं। यानी जो व्यक्तित्व मापन की, प्यारे विद्यार्थी, जो विधियां हैं वो मूलतः दो प्रकार की हैं। जो प्रक्षेपी विधि हैं इनको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्टिव मेथड। इनको कौन सी विधियां बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। और जो अप्रक्षेपी विधियां हैं इनको अपन प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, यानी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। इनको कौन सी विधियां बोलते हैं? नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, यानी प्रोजेक्टिव मेथड, और ये दूसरी हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रक्षेपण विधियों की, यानी प्रक्षेपण विधियां क्या हैं। तो प्रक्षेपण विधियों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि प्रक्षेपण शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रक्षेपण शब्द का अर्थ, यानी मैं चर्चा करूंगा केवल इस शब्द पर, इतने पर, प्रक्षेपण पर। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको प्रक्षेपण शब्द का अर्थ। देखो, प्रक्षेपण शब्द का हिंदी में केवल एक शब्द में अर्थ होता है किसी चीज़ को दागना या एक तरीके से फेंकना या आरोपित करना। यानी दागना, फेंकना या फिर आरोपित करना प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है। दागना, फेंकना या फिर आरोपित करना, यह प्रक्षेपण शब्द का, प्यारे विद्यार्थियों, शाब्दिक अर्थ होता है प्रक्षेपण शब्द का। देखिए, ये तो प्रक्षेपण शब्द का अर्थ है, लेकिन प्रक्षेपण शब्द का प्रतिपादक, यानी ये प्रक्षेपण शब्द दिया किसने? प्रक्षेपण शब्द के प्रतिपादक की बात आती है तो प्यारे विद्यार्थियों
प्रक्षेपण शब्द को देने वाले थे सिगमंड फ्राइड। यानी प्रक्षेपण शब्द दिया किसने है, कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो प्रक्षेपण शब्द को देने वाले थे सिगमंड फ्राइड। लेकिन इस शब्द का विकास किसने किया था, प्रक्षेपण शब्द का किसने विकास किया था, तो प्रक्षेपण शब्द का विकास यदि पूछा जाता है तो फ्रैंक नामक मनोवैज्ञानिक ने इस प्रक्षेपण शब्द का विकास किया था। यानी प्रक्षेपण शब्द देने वाले कौन थे, सिगमंड फ्राइड। प्रक्षेपण का विकास किसने किया था, फ्रैंक ने। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दागना, फेंकना या फिर आरोपित करना। यानी किसी भी चीज को दागना, फेंकना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी कहने का मतलब है ये प्रक्षेपण का मैंने आपको हिंदी में अर्थ बता दिया। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए प्रक्षेपण विधियों का मुख्य अर्थ क्या होता है। प्रक्षेपण विधियों में यानी अब यहाँ पर मैं आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रक्षेपण शब्द का अर्थ बताना चाहूँगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ था प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों बहनों। ये प्रक्षेपण का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, लेकिन मनोविज्ञान में प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान में प्रक्षेपण किसे कहते हैं। देखो, किसी बात को यानी या मैं यूं कहूं कि अपनी बातों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, अपनी बातों को, भावनाओं को, इच्छाओं को स्वयं ना कहते हुए किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से, किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जो अपने अंदर की बातें हैं, जो अपने अंदर की विचार हैं, जो अपने अंदर की भावनाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, इनको स्वयं ना कहते हुए किसी अन्य वस्तु का या अन्य उद्दीपक का सहारा लेकर के किसी के सामने प्रकट करना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यानी प्रक्षेपण कहलाता है। यानी प्रक्षेपण का मूल अर्थ क्या होता है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, अपनी बातों, भावनाओं, इच्छाओं को स्वयं ना कहते हुए किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। ये था प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ, सॉरी मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अर्थ। अब देखिए व्यक्ति की जो बातें होती हैं, भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। देखिए भावनाओं, बातों और इच्छाओं का संबंध हमारे कौन से मन से होता है, अचेतन मन से होता है। कौन से मन से होता है, अनकॉन्शियस माइंड। यानी बातें, भावनाएं, इच्छाएं ये अचेतन मन में एक तरीके से निवास करती हैं। देखो ये जब जागृत अवस्था में यानी वर्तमान की भावनाएं, इच्छाएं चेतन की होती हैं, लेकिन जो भावनाएं, इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई है वह एक लंबे समय के बाद अचेतन मन की ओर पलायन कर जाती हैं। अर्थात भावनाओं, इच्छाओं यानी दमित इच्छाओं को, मैं बोलना चाहूँ दमित इच्छाओं को, बातों को, भावनाओं को कहाँ पर अपन रखते हैं, स्टोरेज कहाँ पे करते हैं, अचेतन मन में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब इस लाइन के माध्यम से मैं आपको 1 नंबर का प्रश्न क्लियर करवा रहा हूँ कि प्रोजेक्टिव मेथड के माध्यम से कौन से मन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से कौन से मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यानी अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है प्रोजेक्टिव मेथड के द्वारा।
देखो, क्योंकि इनमें कहने का मतलब है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, हमेशा किसी अन्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। इन विधियों में किसका प्रयोग किया जाएगा? अन्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। वो सामग्री अस्पष्ट होगी। हमेशा कैसे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? अन्य सामग्री के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अन्य सामग्री के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। वह सामग्री कैसी होती है? अस्पष्ट होती है। उस सामग्री का अर्थ समझ में नहीं आता है, वह अर्थहीन सामग्री प्रस्तुत की जाती है व्यक्ति के सामने और उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जब ये अचेतन मन का मापन करती हैं तो नॉन प्रोजेक्टिव होती हैं। ये कौन से मन का मापन करती हैं? ये चेतन मन का मापन करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जो प्रक्षेपी विधियां या प्रक्षेपण विधियां हैं वह व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती हैं, और अप्रक्षेपी या अप्रक्षेपण विधियां हैं वह व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन करती हैं। इन विधियों में किसी अन्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो अस्पष्ट व अर्थहीन सामग्री होती है, जो हमें स्पष्ट समझ में नहीं आती है। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं और अप्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल है। यहाँ पर हम 7 विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि है TAT, इसमें हम पढ़ेंगे थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दूसरी विधि है CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। तीसरी विधि है IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। चौथी विधि है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी SCT। पांचवी विधि है FWAT, पिक्चर यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। छठवीं विधि है PF स्टडी, ठीक है क्या? और सातवीं विधि है PAD यानी प्ले एंड ड्रामा मेथड। यानी कहने का मतलब है सातवीं विधि कौन सी है? PAD, जो स्पष्ट समझ में नहीं आई हो तो यानी सातवीं विधि यहाँ पर कौन सी है? PAD यानी प्ले एंड ड्रामा मेथड। जो अप्रक्षेपी विधियां हैं वो 3 प्रकार की विधियां होती हैं। कितने प्रकार की विधियां होती हैं अप्रक्षेपी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी विधियां इनमें आती हैं दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों? तो इनमें आती हैं आत्मनिष्ठ विधियां। सबसे पहली आत्मनिष्ठ विधियां, या इनको हम व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी बोलते हैं। यानी आत्मनिष्ठ विधियां नॉन प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं, यानी सब्जेक्टिव मेथड जिनको मैं बोलूँ तो ये सब्जेक्टिव मेथड होती हैं। कौन सी मेथड होती हैं? सब्जेक्टिव मेथड। दूसरी हैं इसमें विधियाँ व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधियाँ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। दूसरी विधियाँ हैं इसमें वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ यानी इनको हम ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियाँ ऑब्जेक्टिव मेथड। तीसरी हैं इसमें मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, यानी मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ जिन्हें हम साइको एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। साइको एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, या साइको एनालिसिस मेथड बोलते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां यानी अप्रक्षेपी विधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं मनोविश्लेषणात्मक विधियां। देखो, आत्मनिष्ठ में कहने का मतलब है इन विधियों में व्यक्तित्व का मापन करते समय व्यक्ति 2 रहेंगे। एक तो रहेगा प्रेक्षक, एक कौन रहेगा? प्रेक्षक, और एक रहेगा यानी एक तो प्रेक्षक होगा और दूसरा होगा यानी व्यक्तित्व मापन कर्ता, और दूसरा होगा व्यक्तित्व मापन दाता। यहाँ भी यही कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी 2 प्रकार के व्यक्ति रहेंगे, 2 व्यक्ति रहेंगे, कर्ता एवं दाता। एक तो ये है जो व्यक्तित्व मापन करने आता है उसे व्यक्तित्व मापन कर्ता या प्रेक्षक बोलते हैं, और एक जो है जिसका व्यक्तित्व मापन होता है जिसे व्यक्तित्व मापन दाता बोलते हैं, यानी व्यक्तित्व का मापन देने वाला। मनोविश्लेषणात्मक
यानी इनका संबंध एक मन के विश्लेषण से होता है। इन विधियों की बाद में चर्चा करेंगे। तो यानी कहने का मतलब आत्मनिष्ठ में कौन, यानी व्यक्तित्व मापन देने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी जिसका व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। वस्तुनिष्ठ में जो करने वाला होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ध्यान रखने वाली बात है, जब इन विधियों के बारे में पढ़ाऊँगा तो डिटेल से वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, इसमें आती हैं आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मकथा विधि है अपनी, ऑटोबायोग्राफी मेथड, आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास विधि, यानी दूसरी विधि कौन सी है इसमें, जीवन इतिहास विधि। और देखा जाए तो जो व्यक्ति की दैनिक डायरियाँ होती हैं वह भी इसी में शामिल आती हैं। प्रश्नावली विधि भी इसी में आती है, यानी प्रश्नावली विधि। और देखा जाए तो अंत में साक्षात्कार विधि को भी अपन सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत रखते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि वाटसन वाली। इसके बाद दूसरे नंबर की विधि है निर्धारण मापनी, तीसरे नंबर की विधि है यहाँ पर निष्पादन विधि, और चौथे नंबर की विधि है यहाँ पर परिसूची विधि, और पांचवें नंबर की जो इसमें विधि है यानी निष्पादन विधि, परिसूची विधि, निर्धारण विधि, और यहाँ पर समाजमिति विधि, समाजमिति विधि भी इसी में शामिल है। और इसमें केवल एक विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी इसमें कौन सी विधि शामिल है, स्वप्न विश्लेषण विधि। तो सबसे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। मैं साइड में हुआ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। जी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं। अभी हम इस वीडियो में केवल प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन करेंगे। इन विधियों को मैं डिटेल से अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में हम केवल प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं प्रक्षेपी विधियों की। तो प्रक्षेपी विधियों में मैं सबसे पहली विधि पढ़ाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, प्रक्षेपी विधियों में सबसे पहली विधि है टैट, जिसको अपन बोलते हैं। टैट में देखो, टैट का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर टी का मतलब है थेमेटिक, ए का मतलब है अपरसेप्शन, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी इसको हम प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण, या इसको हम कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं इस विधि को। देखिए, जो बुकलेट में गलतियां हैं उनको साथ साथ सुधारते जाना। कथा प्रसंग परीक्षण भी बोलते हैं, या फिर इसको हम अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण भी कहते हैं। अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी इस विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी TAT टेट, और इसको प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण या फिर कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं, और या फिर इसको हम अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण भी कहते हैं। विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, इन विधियों में अस्पष्ट अर्थहीन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इन विधियों के माध्यम से जब व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो वहाँ जरूर किसी न किसी सामग्री का प्रयोग जरूर किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अब मैं बताना चाहूँगा, देखो टैट नाम है इस विधि का। इस विधि का प्रतिपादन सन 1935 में मुर्रे के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? मुर्रे के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था 1935 में। आगे चल कर के इस विधि का जो विकास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे मॉर्गन। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है भैया कि इस विधि का प्रतिपादन यानी 1938 में मॉर्गन ने इसका विकास किया था। अब आपसे कभी पूछा जाता है कि TAT विधि थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट के प्रतिपादक कौन हैं? तो मॉर्गन एवं मुर्रे, यानी मॉर्गन एवं मुर्रे नामक मनोवैज्ञानिकों के नाम इस विधि से जुड़े हुए हैं। देखो, माँ से मॉर्गन, माँ से मुर्रे यानी मामा, तो यानी टेट को ना कराएं चाह तो मामा ना कराएं चाह, ध्यान रखिए MP में। तो मॉर्गन एवं मुर्रे के प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक हैं टेट के हैं। दूसरी सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि इस विधि में ये तो इसके प्रतिपादक हो गए। पद या प्रश्न, यानी पद या प्रश्न नहीं, इस विधि में क्या बच्चे के सामने क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? कार्डों की संख्या कितनी रहती है? 30 कार्ड। तो कैसे रहते हैं भैया? चित्र वाले 30 कार्ड रहते हैं चित्र सहित, प्लस एक कार्ड कैसा रहता है भैया? एक कार्ड खाली रहता है। तो देखा जाए तो 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 30 पे तो चित्र रहते हैं और एक कार्ड खाली रहता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कार्डों पर चित्र किसके होते हैं कि 10 कार्डों पर तो पुरुषों के चित्र होते हैं और बाकी के 10 कार्डों पर महिलाओं के चित्र होते हैं और शेष बचे 10 कार्डों पर पुरुष एवं महिला दोनों के चित्र होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात क्या है, यानी 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र होते हैं एवं अगले 10 कार्डों पर महिलाओं के चित्र होते हैं। शेष बचे 10 कार्डों पर पुरुष एवं महिला दोनों के चित्र इस विधि में होते हैं कार्डों पर। देखिए, जब इस विधि से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो एक बार में कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखने वाली बात क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जब व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उस समय 20 कार्ड यूज किए जाते हैं। कब? मापन के समय। यानी इस विधि से व्यक्तित्व का मापन करते समय कुल कितने कार्ड यूज किए जाते हैं? 20 कार्ड यूज किए जाते हैं। देखिए, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, यह जो विधि है यह 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बालकों के लिए उपयोगी है। 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बालकों के लिए यह विधि उपयोगी है। कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है? ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लाइनें थीं और लाइनें में इस विधि से संबंधित मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगली लाइन क्या है कि ये जो विधि है इस विधि का भारतीय अनुकूलन, यानी भारतीय अनुकूलन का मतलब आप समझते हैं, यानी ये विदेशी विधियां हैं। ये विधियां कैसी हैं भैया? विदेशी हैं, पर लेकिन इन विधियों को मैं जोड़ तोड़ करके संशोधन करके भारत में किसने लाने का प्रयास किया था? तो इस विधि का भारतीय अनुकूलन कलकत्ता की रहने वाली डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया था। कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा इस विधि का भारतीय अनुकूलन किया गया था। किसके द्वारा? कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा। और भारतीय अनुकूलन के समय इस विधि में कुल कार्डों की संख्या कितनी बताई? 14। तो ध्यान रखने वाली है बात यह है कि थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट में कुल कार्डों की संख्या होती है 30। कार्डों पर किसके चित्र होते हैं? 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के, 10 दोनों के। यह विधि कितने वर्ष तक के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है? तो 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बालकों के लिए यह विधि अधिक उपयोगी है। इसके बाद अगली बात आती है कि इस विधि का भारतीय अनुकूलन, भारत में इस विधि को लाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? कलकत्ता की उमा चौधरी ने। और कुल कार्डों की संख्या कितनी बताई? 14 कार्ड बताए कुल। बिल्कुल। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस विधि का भारतीय अनुकूलन किया था इलाहाबाद के हरीश चंद्र गुप्ता ने। किसने किया था? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के H.C. गुप्ता के द्वारा इसका भारतीय अनुकूलन किया गया था। और H.C. गुप्ता के अनुसार इस विधि में कुल कितने कार्ड बताए उन्होंने? 12 कार्ड बताए।
कितने कार्ड बताए? तो 12 कार्डों की संख्या बताई थी। तो थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट में कुल आपको कितनी लाइनें याद रखनी है? पहली लाइन, इस विधि का प्रतिपादन मुर्रे ने 1935 में किया, बाद में सन 1938 में मॉर्गन ने इसका विकास किया, अर्थात मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया। दूसरी बात, इस विधि में कुल कार्डों की संख्या 30 होती है, एक कार्ड खाली रहता है, यानी एक कार्ड खाली रहता है, 30 पर चित्र होते हैं। तीसरी बात, इस विधि में जो कार्ड होते हैं उनमें से 10 पुरुषों के चित्र होते हैं 10 कार्डों पर, 10 कार्डों पर महिलाओं के, और बाकी के बचे 10 कार्ड जिन पर पुरुष एवं महिलाओं के चित्र होते हैं। चौथी बात, यानी इस विधि से जब व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो केवल 20 कार्ड ही उपयोग में लाए जाते हैं। पांचवी बात, इस विधि से जो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है वह केवल 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बालकों का किया जाता है। अगली बात, 6वें नंबर की बात है, इस विधि का भारतीय अनुकूलन कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने कुल कार्डों की संख्या 14 बताई। द्वितीय नंबर पर इस विधि का भारतीय अनुकूलन यानी इलाहाबाद के HC गुप्ता, डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा 12 कार्डों की संख्या बताई थी। यह अपनी विधि है T80 थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसके बाद अगली जो विधि है इसमें, यानी प्रक्षेपी विधियों पे ही अपन अध्ययन कर रहे हैं अभी, तो अगली जो प्रक्षेपी विधि है जिसका नाम है, दूसरी विधि का नाम है CAT कैट। कैट मतलब जिसे अपन बोलते हैं चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट ये अगली विधियाँ है जिसे अपन कैट बोलते हैं। इसको अपन बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण भी बोलते हैं। बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण, या फिर इसको अपन बाल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी बोलते हैं। बाल प्रसंगात्मक या बाल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट। देखो इस विधि का नाम क्या है भैया? कैट। क्या नाम है? कैट। तो कैट में सी क्या है? चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं? बालक। तो यानी सीधी सी बात है, जब ये बच्चों की विधि है तो इसका प्रतिपादन किसी बालक ने ही किया होगा। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलक। तो अपन को बेलक नहीं बालक पढ़ना है, तो बालक से बेलक अपने आप याद हो जाएगा। तो 1948 में इस विधि का प्रतिपादन किया था, 1948 में लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। अब कैट माने क्या होती है? बिल्ली, ठीक है क्या? अब कैट माने क्या होती है? बिल्ली, सीधी सी बात है। तो इस विधि में जो कार्ड हैं वो कार्डों की संख्या कितनी है भैया? कार्डों की संख्या 10 होती है, और उन कार्डों पर चित्र किसके होते हैं? कैट यानी बिल्ली। बिल्ली कौन है? जानवर। तो उन सभी 10 कार्डों पर चित्र किसके होते हैं भैया? जानवरों के चित्र रहते हैं। किसके चित्र रहते हैं भैया? जानवरों के चित्र रहते हैं उन सभी 10 कार्डों पर। ध्यान रखने वाली बात है, यानी इस विधि में जो मैंने मुख्य लाइन बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, सबसे पहली बात यह है कि चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, इसका प्रतिपादन सन 1948 में लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया था। इस विधि में कुल 10 कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। उन सभी कार्डों पर जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं। इस विधि का भी भारतीय अनुकूलन वही अपनी कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा किया गया था। कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा किया गया था, और इन्होंने कुल कार्डों की संख्या बताई कितनी? 10। कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा भारतीय अनुकूलन किया गया था, और कुल कार्डों की संख्या इन्होंने कितनी बताई प्यारे विद्यार्थियों? 10 कुल कार्ड बताए इन्होंने। ये थी अपनी चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट यानी कैट। मैं आशा करता हूँ ये विधि भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कैट के बाद अगली विधि है प्रक्षेपण विधियों में ही, जिसका नाम है IBT, यानी तीसरे नंबर की विधि है जिसका नाम क्या है? IBT, जिसे अपन इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोलते हैं। इंक ब्लॉट टेस्ट
इसको हिंदी में बोलते हैं अपन स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण जिसको अपन इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण। तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्याही धब्बा परीक्षण, देखिए इस विधि के प्रतिपादक यानी इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? इस विधि का प्रतिपादन हरमन रोरसा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हरमन रोरसा। हरमन रोरसा ने सन 1921 में किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपसे कभी पूछा जाता है कि इंक ब्लॉट टेस्ट IBT का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हरमन रोरसा के द्वारा किया गया था। सन 1921 में इन्होंने प्रतिपादन किया था। IBT में कार्डों की संख्या कितनी रहती है? कार्डों की संख्या रहती है 10। 10 कार्ड रहते हैं, इनमें से 5 कार्ड लाल व काले होते हैं। 5 कार्ड लाल व काले, ठीक है क्या? इसमें 5 कार्ड काले होते हैं, केवल 5 कार्ड काले होते हैं और बाकी के 2 कार्ड लाल व काले होते हैं। बचे शेष 3 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं। कौन से रंगों के होते हैं? शेष 3 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हरमन रोरसा, सीधी सी बात है भैया कि जब हमने क्या किया IBT मतलब D.Ed को पहले क्या बोलते थे? BTI। तो हम पहली बार BTI में पढ़ने के लिए गए, BTI कॉलेज। तो ये मान के चलो कि बढ़िया नई सेट थी हमारे पास। तो उसमें क्या कर दिया कि पड़ोस वाले ने का पेन नहीं चल रहा था, तो उसने पेन को हिलाया तो स्याही के क्या लग गए? दाग। तो BTI करने गए तो क्या के दाग लग गए? स्याही के। किसके? स्याही के लग गए दाग। अब कहने का मतलब हमें आ गया गुस्सा, तो हमने पीछे वाले में क्या मार दिया? चांटा। तो वो व्यक्ति कितनी बार घूमा? 21 बार। तो 1921 में। अब बाकी मुँह में आवाज़ कैसे निकली? हारमोनियम की तरह। रोसो मुँह करे हारमोनियम की तरह, तो हरमन रोसा, ठीक है क्या? और हमारी शर्ट पे दाग कैसे लग गए थे? 5 काले, 2 लाल व काले, 3 विभिन्न रंगों के, टोटल 10 दाग लगे हुए थे बस। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये जो विधि है वह 13 से 19 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोग में लाई जाती है। 13 से 19 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि का अभी तक भारतीय अनुकूलन नहीं किया गया है। ये थी अपनी IBT इंक ब्लॉट टेस्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इंक ब्लॉट टेस्ट के बाद अगली जो विधि है चौथे नंबर की, जिसका नाम है SCT, जिसे अपन बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, सुधार लेना, मिसप्रिंट हो जहाँ पर, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसको हम वाक्य पूर्ति या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण कहते हैं। कहानी पूर्ति या फिर इसको हम चित्र पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। वाक्य पूर्ति, कहानी पूर्ति या फिर चित्र पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। किसको भैया? SCT को, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस विधि का प्रतिपादन सन 1930 में पाइने एवं टेंडलर नामक मनोवैज्ञानिकों ने किया था। पाइने एवं टेंडलर नामक मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। बस हम पूर्ति कर रहे हैं काय की? कपड़े की। कपड़ों की पूर्ति कौन करता है भैया? टेलर। और कायदे का तो मशीन कायदे चला तो पाइन थे। तो याद रखना, पूर्ति कपड़ों की कौन करता है? टेलर। और चला तो आते पाइन थे। तो यहाँ वाक्य या कहानी पूर्ति जोड़ लो बस आगे। तो पाइने एवं टेंडलर इस विधि के प्रतिपादक हो गए। देखो इस विधि में क्या है, 30 वाक्य दिए जाते हैं। वो वाक्य कैसे रहते हैं भैया? अधूरे वाक्य रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँ, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता
अब सीधी सी बात है, मैं प्रधानमंत्री होता, इस वाक्य को पूरा करो, तो मैं क्या क्या करता। अब मेरे अचेतन मन के जो विचार होंगे वो स्पष्ट रूप से बाहर निकल के आ जाएंगे, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। तो सबसे अच्छी बात ये भी है कि इन विधियों के द्वारा अचेतन मन की बातों को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से कुल 30 वाक्य अधूरे होते हैं, उन वाक्यों को पूरा करना होता है और व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। देखिए, इस विधि में सबसे सराहनीय कार्य, सबसे सराहनीय, सबसे श्रेष्ठ कार्य रोटर्स नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। रोटर्स नाम क्या है इसका भैया? रोटर्स, यानी रोटर्स नामक मनोवैज्ञानिक ने इस विधि में सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य किया था। अब मैं करता हूँ इस विधि के भारतीय अनुकूलन की बात। देखिए, इस विधि के भारतीय अनुकूलन की यदि मैं चर्चा करूं तो देखो, जब जब भारतीय अनुकूलन की बात आती है तो इस विधि का भारतीय अनुकूलन सबसे पहले, यानी कहने का मतलब है विश्वनाथ मुखर्जी ने करने का प्रयास किया था। किसने करने का प्रयास किया था? विश्वनाथ मुखर्जी ने। पर लेकिन ये भारतीय अनुकूलन नहीं कर पाए थे। तो फिर इस विधि का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रहने वाले दुबे दंपत्ति ने इस विधि का भारतीय अनुकूलन किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रहने वाले दुबे दंपत्ति, दुबे दंपत्ति में मतलब पत्नी का नाम है अर्चना दुबे और पति का नाम है लक्ष्मी नारायण दुबे, जिन्होंने इस विधि का भारतीय अनुकूलन किया। और इन्होंने भी कुल कथनों की संख्या कितनी बताई है? इन्होंने भी कुल कथनों की संख्या 30 बताई है। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये अपनी SCT विधि थी। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम आगे की अगली विधि पर। SCT के बाद अगली विधि है जिसका नाम है FWAT, यानी FWAT। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि FWAT का पूरा मीन्स क्या होता है। F का मतलब है यहाँ पर फ्री, W का मतलब यहाँ पर है वर्ड, A का मतलब है यहाँ पर एसोसिएशन और T का मतलब है टेस्ट। यानी कहने का मतलब है स्वतंत्र या मुक्त बोलूँ, स्वतंत्र शब्द साहचर्य, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। इस विधि को किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, FWAT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। भैया, जो इंसान सबसे ज़्यादा फ्री होगा उसके क्या बजते रहेंगे 24 घंटे? गाल। तो गाल से कौन हो गया इस विधि का प्रतिपादक? गाल्टन। सन 1879 में FWAT का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गाल्टन के द्वारा। फ्री आदमी के गाल बजते ही रहेंगे, कछु ना कछु मौतें बोलती रहेगा बकर बकर। जो बिजी होगा वो अपना काम करता रहेगा, तो जो फ्री होगा उसके मुंह से शब्द फ्री में निकलेंगे तो उसके क्या बजेंगे? गाल। और गाल कैसे बोलेंगे? टन टन। तो इसके प्रतिपादक कौन हो गए भैया? गाल्टन। ये FWAT के प्रतिपादक हैं। देखिए, जब गाल्टन ने ये विधि दी थी तो इन्होंने क्या है, सूची बताई थी शब्दों की। तो ये सूची थी उस समय 75 शब्दों की। कितने शब्दों की सूची थी? 75 शब्दों की सूची थी गाल्टन के द्वारा। जब इस विधि का प्रतिपादन किया गया था तो गाल्टन ने 75 शब्द बताए थे। बाद में एक मनोवैज्ञानिक आए जहाँ में युंग ने कहा कि तो 25 शब्द अपनी ओर और जोड़ दें। तो ये वर्तमान में ये सूची कितने शब्दों की कर दी है युंग ने? 100 शब्दों की। और जब जब विधि के द्वारा मापन करो जाते हो व्यक्तित्व को तो एक बार में 50 शब्द दिए जाते हैं। कितने शब्द दिए जाते हैं बालक है? 50। जैसे उसमें शब्द लिखे हैं माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी। अब जो जिससे पीड़ित होगा या जो जिससे ज़्यादा अधिक लगाव रखता होगा वो व्यक्ति वैसी ही बातों को बाहर निकालेगा। यानी माँ के बारे में बोलना, माँ की महिमा का क्या कहना, माँ के बारे में बखान करना, गाय पर बोलना, किसी भी चीज़ पर बोलना,
बोलना, पत्नी के बारे में बोलना लगातार, तो उसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन के विचारों को बाहर निकाला जाता है। यानी इसमें टोटल 100 शब्द होते हैं, एक बार में 50 शब्दों की लिस्ट दे दी जाती है बच्चे को और कहा जाता है कि बेटा अब तू इनमें से कोई एक शब्द चुन ले और उस पर बोल। तो वो जिस शब्द को चुनेगा तो उस व्यक्ति से उससे प्रभावित होगा और उसके द्वारा उसके अचेतन मन के विचारों को बाहर जरूर ही निकाला जाएगा। देखिए, इस विधि का जो भारतीय अनुकूलन किया था, तो इस विधि का भारतीय अनुकूलन इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद ब्यूरो एक संस्था है, इलाहाबाद ब्यूरो, यानी इलाहाबाद ब्यूरो नामक संस्था ने इस विधि का भारतीय अनुकूलन किया था। तो इलाहाबाद ब्यूरो नामक संस्था ने इसका भारतीय अनुकूलन किया। इस ब्यूरो ने बताया, इसमें 50 से 100 से घटा करके 53 शब्दों की सूची बता दी है। तो अगर भारतीय FWAT की बात की जाए तो उसमें 50 से 53 शब्द हैं। जब गाल्टन ने दी थी जब 75 शब्द थे, बाद में युंग ने 100 शब्द कर दिए। एक बार में 50 शब्दों की सूची बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि यह विधि भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी FWAT के बाद अगली विधि है अपनी PF स्टडी, यानी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। यानी PF स्टडी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, यानी PF स्टडी जिसको हम पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट बोलते हैं, इसको हम चित्र नैराश्य या चित्र कुंठा या चित्र भग्नाशा परीक्षण भी कहते हैं। इसको हम कुंठा या भग्नाशा क्या होती है? जब किसी लक्ष्य को बार बार प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर कुंठा आ जाती है। चित्र नैराश्य या चित्र भग्नाशा या कुंठा परीक्षण। देखो, इस विधि को देने वाले कौन थे? ये इस विधि का प्रतिपादन सन 1946 में रोजनबिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रोजनबिंग। संशोधन कर लेना, यानी इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रोजनबिंग के द्वारा किया गया था। रोजनबिंग के द्वारा किया गया था। इस विधि में टोटल 24 कार्टून बच्चे के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। कितने कार्टून प्रस्तुत किए जाते हैं? 24 कार्टून प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी 24 कार्टून होते हैं। तो होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं किस तरीके से कार्टून होते हैं इसमें। जैसे कि ये मान के चलो जीप चालक है, जीप वाला है, इसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ है इसमें, और इधर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये तुम खड़े हुए हो, ठीक है क्या? या आप खड़े हुए हो यहाँ पे, और ये आपने कुछ कहा, वो इस ब्रैकेट में बात है। इस ड्राइवर ने कुछ कहा, वो इसमें बात है। अब यहाँ पर एक कीचड़ भरा हुआ है। अब जैसे ये कार्टून चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब तुम में से मान के चलो, यदि ये ऑफलाइन बैच होता तो कम से कम 400-300 बच्चे मेरे सामने रहते हैं। तो 300 बच्चों में से मैंने किसी एक को खड़ा करके पूछा कि बेटा ये ड्राइवर क्या कह रहा है और ये व्यक्ति क्या कह रहा है, तो वो कहेगा कि सर ऐसा है कि ये ड्राइवर कह रहा है कि गलती हो गई मुझसे, कीचड़ आप पर उछल गया, और ये व्यक्ति कह रहा है चलो कोई बात नहीं।
क्योंकि जिस बंदे को मैंने खड़ा किया है वो एक सज्जन स्वभाव का, एक शील स्वभाव का है, वो जानता नहीं। पर तुम में से मैंने किसी दूसरे को खड़ा किया तो जी कह रहा हो कि एक अलग हट ना सकत, तो का ड्राइवर कह रहा हो कि एक अलग हट ना सकत, और जी कह रहा हो जी गाड़ी दे रहा है क्या तू देख के ना चला सकत। यानी तो अपने अपने विचार, अलग अलग विचार अचेतन मन के इस प्रकार के कार्टूनों के माध्यम से बाहर निकल करके आते हैं। इस विधि का प्रतिपादन रोजनबिंग के द्वारा किया गया था। ये थी अपनी पीएफ स्टडी। इसके बाद लास्ट विधि है जिसका नाम है पीएडी यानी प्ले एंड ड्रामा मेथड। लास्ट विधि कौन सी है? पीएडी, जिसे अपन प्ले एंड ड्रामा मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे अपन प्ले एंड ड्रामा मेथड, यानी खेल एवं नाटक विधि। खेल एवं नाटक विधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? अपने मोरेनो ने किया था। जे.एल. मोरेनो के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था, खेल एवं नाटक विधि का। इस विधि में बच्चे के द्वारा क्या करवाए जाते हैं? खेल करवाए जाते हैं एवं नाटक करवाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो रंगमंच पर अभिनय करता है और उसके अचेतन मन के विचार बाहर निकल करके आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग, आशा करता हूं कि आपको जरूर ये विधियां समझ में आई होंगी। सबसे पहली बात है, देखो, दो प्रकार की व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं। पहली होती है प्रक्षेपी विधियां, दूसरी होती हैं अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगली वीडियो में मैं प्रक्षेपी विधियों को लेकर के आऊँगा। तो कुल मिलाकर के मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करने की, यानी शेयर करें साथियों में, और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करने की कहें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है क्या? दबाना नहीं भूलें बेल आइकन। और कहने का मतलब यह है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। कम से कम वीडियो आप लाइक करोगे तो मुझे ये लगेगा कि मैं आप लोगों को अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है क्या? तो आप लोगों के जो आप लोग हमें जैसा फीडबैक देते हैं, हमारा वैसा ही मनोबल ऊपर की ओर उठता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।